हेलो दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट के इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इस श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य कला, प्रशासन और साहित्य के बारे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग विजयनगर साम्राज्य पर आएंगे और इसको देखने के बाद से यदि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो हम लोग PYQ सॉल्व करेंगे। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 67वीं BPSC का एग्ज़ाम 20 या 22 सितंबर को होने वाला है और आपको पता है कि हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 30 से 35 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन 40 तक भी पहुंच जाता है कभी कभी। तो इसको आपको अच्छे से समझ के तैयारी करनी है और अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप आसानी से चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। और इससे पहले भी मेटाइबल का 3 वीडियो है ऑलरेडी बना के यूट्यूब लिंक पर डाल दिया गया है। तो आप लोग यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जा कर के देख लीजिए। बाकायदा प्लेलिस्ट भी इसका बना हुआ है, तो वहाँ से जा कर के उसको देख करके आप लोग तैयार कर लीजिए। बाकी जो वीडियो आपका आता रहेगा तो इसको भी आप देखते रहिए और इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको एग्ज़ामों में। और ऐसा भी नहीं है कि ये केवल 20-67 BPSC के लिए ही पढ़ाया जा रहा है। ये जितने भी स्टेट PCS के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आपका काम आएगा ही आएगा। और कभी कभी क्या होता है कि आपको तो पता ही है कि UPSC भी कॉन्सेप्ट बेस पे ही पूछता है क्वेश्चन। तो यहाँ से भी यदि आपको फैक्ट अच्छे से याद हैं तो वहाँ पर घुमा के, क्योंकि पहले ऑप्शन का दूसरे ऑप्शन में कर देता है, दूसरे ऑप्शन का पहले ऑप्शन में कर देता है, या कभी मिलान का दे देता है। तो आप चीज़ों को आसानी से अगर यहाँ पर पढ़े रहेंगे, याद रहेगा, तो वहाँ भी सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखते सबसे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में। दिल्ली सल्तनत विभिन्न वंशों की कलावधि और प्रशासनिक विभाग। गुलाम वंश की कला अगर हम देखें, समयावधि प्रशासन का कलावधि देखें हम तो 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक रहा। फिर खिलजी वंश को अगर हम देखें तो 1290 से 1320 ईस्वी तक रहा। तुगलक वंश 1320 से 1420 ईस्वी तक रहा। और सैयद वंश का शासक जो है वो 1414 से 1451 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश का 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा था। इसमें अगर सबसे कम समय के लिए देखें तो वो खिलजी वंश था, कम समय के लिए। और सबसे ज़्यादा जो था वो तुगलक था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इन दोनों को भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। अब यदि हम बात करें प्रशासनिक विभागों की तो दीवाने मुस्तखराज जो होता था वो राजस्व विभाग होता था। दीवाने रियासत ये बाजार नियंत्रण विभाग होता था। दीवाने आमिर कोही ये कृषि विभाग होता था। और दीवाने खैरात ये दान विभाग होता था। और दीवाने बंदगान ये दास विभाग होता था। दीवाने मुस्तखराज जो है कि ये किसने, इस विभाग का स्थापना किसने किया था और किसने निर्माण करवाया था, तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। और दीवाने रियासत ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही करवाया था। दीवाने अमीर को ही तो ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और दास विभाग का भी स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। जैसा कि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा गुलामों की जो संख्या थी वो इसी के शासनकाल में था। और ये जो दीवाने बंदगान बनवाया था, इसमें ये जितने भी इसके दास होते थे उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था हुई रहती थी। कुछ विभाग यदि और हम देखें तो दारुल शफा ये विभाग का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। अगर दीवाने इस्तेहाक देखें, तो ये किस विभाग से संबंधित था, या फिर कह सकते हैं कि कौन सा विभाग था ये, तो ये पेंशन विभाग। इसी प्रकार अन्य विभागों के बारे में हम देखें तो दीवाने अर्ज ये किससे संबंधित था, तो ये सैन्य विभाग से संबंधित था,
और जब हम लोग पिछले वीडियो में बलबन वाला टॉपिक क्लियर किया था तो इसको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ लिया था कि जो मेवाती समुदाय था वो एक लुटेरों का समुदाय होता था। वो लोग इसके शासनकाल में यानी बलबन के शासनकाल में इतने निडर हो गए थे, उनका हिम्मत इतना बढ़ गया था कि वो लोग दिल्ली के सीमा तक आकर के लूटपाट मचाना स्टार्ट कर दिए थे। और बलबन इससे इतना परेशान हो गया था कि उसने क्या किया कि दिल्ली के आसपास के जितने भी जंगल थे उन सभी जंगलों को कटवाया और कटवा करके वहाँ पर दीवान अर्ज नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की। और इसका दो उद्देश्य दो था। एक तो लुटेरों से सुरक्षा और दूसरा मंगोलों के आक्रमण से सुरक्षा करना था। फिर काजी उस कुजात ये किससे संबंधित विभाग था? तो ये न्याय विभाग से संबंधित विभाग था। इसी प्रकार से इसी से मिलता जुलता एक अन्य विभाग और है जिसको हम कहते हैं सद्र उस सुदूर। ये धर्म विभाग से संबंधित विभाग था। धर्म विभाग, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, काजी वो न्याय से था, सद्र उस सुदूर ये किससे था? धर्म विभाग से संबंधित था। तो इसको आप लोग 2-4 बार पढ़ेंगे तो ये अच्छे से याद हो जाएगा विदाउट कन्फ्यूज़न। अब सैन्य संगठन के बारे में देखते हैं। सैन्य संगठन जो था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था और घुड़सवारों की जो टुकड़ी होती थी उसका प्रधान जो होता था वो सरेखेल होता था। और 10 सरेखेल 1 सिपा सालार के बराबर होता था। 10 सिपा सालार 1 अमीर के बराबर होता था। 10 अमीर 1 मलिक के बराबर होता था और 10 मलिक 1 खान के बराबर होता था। सेना का मुख्य सेनापति जो होता था वो सुल्तान होता था। तो आपके लिए ये इम्पॉर्टेंट है एक तो, और ये दो, बस इन्हीं तीनों से क्वेश्चन बनेगा। बाकी इससे तो नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चन बना है वो इससे और एक इससे ही बना है। तो आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से। हालांकि एक बार इसको भी नज़र में रख लीजिएगा, क्या भरोसा कि बन ही जाए, बट चांसेस कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही देखने को मिलता है। अब सल्तनत कालीन मुद्रा के बारे में देखें तो 2 प्रमुख मुद्राएं थे सल्तनत कालीन की। एक तो टका होता था जो चांदी का होता था और एक जीतल होता था जो तांबा का होता था। टका एवं जीतल का जो अनुपात होता था वो 1.48 होता था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि अब क्या है कि क्वेश्चन ऐसे भी पूछने लग गया है, जो अभी उत्तराखंड PCS का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा था। अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के। अलाउद्दीन मसूद शाह का ऐसा सिक्का था जिसमें सबसे पहले बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम अंकित किया गया था और उस खलीफा का नाम था खलीफा अल मुस्तसीम। तो ये अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्के पर ही मतलब पहली बार अंतिम खलीफा का नाम अंकित मिला था। कर निर्धारण देखें अगर सल्तनत काल के, फिरोज शाह तुगलक कुरान के नियमानुसार कर निर्धारित करने किया और 4 कर लगाने की अनुमति दी। यानी कुरान में केवल 4 प्रकार के कर लगाने की अनुमति दी गई है और इसी के नियमानुसार फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया कि केवल 4 प्रकार के कर लगाने की अनुमति दी थी। खराज, जजिया, खुम्स और ज़कात। खराज क्या होता था? खराज गैर मुसलमानों के अधिकार में रहने वाला भूमि होता था। और यहाँ से उपज का 20% भू राजस्व लिया जाता था। यानी 20% इस पर टैक्स लगाया जाता था और ये गैर मुसलमानों के अधिकार में रहने वाली भूमि थी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये गैर मुसलमान, यहाँ पर ध्यान देना है। जजिया, ये भी आपको पता है कि गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था।
और खुम्स जो होता था वह लूट का धन होता था। और ज़कात ये स्वेच्छा से दिया जाने वाला कर था, ये मुसलमान लोग अपने स्वेच्छा से कर देते थे, इसी को कहते थे ज़कात। अगर शरीयत के अनुसार कर निर्धारण की बात करें तो शरीयत के अनुसार कर निर्धारण जो है अधिकतम 50% ही रखा गया था। इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते थे, इसके अंदर लगाइए या यहाँ तक लगाइए, ऐसा शरीयत के अनुसार निर्धारण था कि आप 50% तक ही कर आप रख सकते हैं अधिकतम। और इस नियम को फॉलो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ये इतना ही कर लगाता था। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो खुम्स का माल होता था इसमें केवल लूट का माल ही शामिल नहीं होता था, इसमें आपका खानों से प्राप्त माल भी, खानों से प्राप्त माल और यदि कहीं पर भूमि में गड़े धन मिल जाते थे, भूमि में गड़े धन मिल जाते थे तो वो भी खम्स में ही शामिल होते थे। तो आप लोग हालांकि पीसीएस के हिसाब से तो यही इतना ही पूछता है, लेकिन यूपीएससी वालों में क्या कर देगा कि वो कर देगा, घुमा देगा। तो यदि आप लोग ये नहीं जानेंगे तो फिर वहाँ पर आंसर गलत हो जाएगा। तो इसमें जो खुम्स का माल होता था उसमें एक तो खानों से प्राप्त माल भी शामिल होता था और दूसरा भूमि में गड़े धन भी शामिल होते थे लूट के साथ साथ। इससे प्राप्त जितनी भी संपत्ति होती थी, यानी खुम्स लूट के माल से जितनी भी इससे प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग सुल्तान को दिया जाता था, सुल्तान को, यानी 20%, और 4/5 भाग यानी 80% पर सैनिकों का अधिकार होता था। खराज वसूल करने के संबंध में बलबन का एक कथन है, जबकि हालांकि आपको पता है कि कितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं तो उनमें क्या करता है कि कथन को पूछ लेता है कि किसका कथन है ये, और ख़ास करके बीपीएससी में तो आपको कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है कि कथन दे देता है और पूछ लेता है कि किसका कथन है ये। तो बलबन ने खराज से संबंधित ये कथन है, खराज से संबंधित। बलबन अपने पुत्र बुगरा खान से कहा कि खराज वसूल करते समय मध्यम मार्ग का अनुसरण करना, न तो इतना अधिक धन वसूलना कि प्रजा जो है दरिद्र हो जाए और न ही इतना कम धन वसूल करना कि प्रजा धन की अधिकता में विरोधी हो जाए। तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिएगा। सिकंदर लोधी गड़े हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया, यानी सिकंदर लोधी ऐसा शासक था जिसने गड़े हुए खजाने जितने भी प्राप्त हुए उसमें से कोई हिस्सा नहीं लिया। और शासन की सबसे छोटी इकाई जो होती थी सल्तनत काल की वो होती थी ग्राम,
ग्राम स्तर पर भू राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी चौधरी होता था। ये दोनों ही क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, ये भी पूछा गया है। मतलब यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं फैक्ट मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा गया है। ये पूछा गया है, ये पूछा गया है आपका, फिर ये पूछा गया है, और आगे भी घुमा फिरा के यहीं से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं वजारत के बारे में। तो ये एक इस्लामी संविधान में इसको मान्यता प्राप्त है, एक संस्था है, और इस संस्था के रूप में अपनाने की प्रेरणा अब्बासी खलीफाओं ने भारत से ली थी। और इस संस्था का जो प्रथम वजीर था वो अब्बास फजल बिन अहमद था, जो कि महमूद गजनवी के शासनकाल में आया था। राज्य का प्रधानमंत्री वजीर होता था, राज्य विभाग का प्रधान भी वजीर होता था। तुगलक काल का स्वर्ण काल कहा जाता है वजारत को, और फिरोज तुगलक के समय ये चरमोत्कर्ष पे था। अगर अमीरों का स्वर्ण काल हम देखें, अमीरों का स्वर्ण काल किसके शासनकाल को कहते हैं? स्वर्ण काल, तो ये कहते हैं लोदी काल को। लोदी काल को कहते हैं अमीरों का स्वर्ण काल। और साहूकारों का स्वर्ण काल, साहूकारों का स्वर्ण काल, ये कहते हैं MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल को। और तुगलक काल का स्वर्ण काल कहते हैं वजारत को, वजारत का स्वर्ण काल किसको कहते हैं? तो तुगलक काल को। अब आते हैं दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य पे। तो यहाँ दिया है शासक का नाम, और ये दिया है इनसे जो संबंधित निर्माण कार्य हुए हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ये हम लोगों ने जब कुतुबुद्दीन ऐबक वाला टॉपिक पढ़ा था तो भी हम लोग अच्छे से पढ़ लिया था। तो 2.5 दिन का झोपड़े का निर्माण करवाया था। ये कहाँ है? तो अजमेर में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में। और कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था इसने, हालांकि पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। और इसके बाद से जो चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई थी, तो 2 मंजिलों का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि कुतुब मीनार के निर्माण में 3 शासकों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इल्तुतमिश क्या क्या निर्माण करवाया था? तो सुल्तानगढ़ी, हौज शमसी, शमशीदगाह और अतरकीन दरवाजे का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। जमात खाना पूर्णतः इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है ये। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सा है? तो जमात खाना। जामा मस्जिद भी दे देगा आपको ऑप्शन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जमात खाना है। अलाउद्दीन खिलजी, इसने अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया। जमात खाना मस्जिद इसी ने करवाया था निर्माण। हजार सितून, इसका मतलब होता है 1000 खम्भों का महल। 1000 खम्भों का महल, 1000 सितून। हौज अलाई भी इसी ने निर्माण करवाया था। मुबारक शाह खिलजी, तो ऊखा मस्जिद का निर्माण करवाया था मुबारक शाह खिलजी ने। और बलबन का मकबरा बलबन द्वारा ही निर्मित करवाया गया था, बलबन का मकबरा। और विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। तो ये विशुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा है। और यहाँ देख सकते हैं पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद है ये जमात खाना। कुतुब मीनार के निर्माण में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ, इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण। चौथी मंजिल क्षतिग्रस्त, चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिलों का निर्माण करवाया फिरोज शाह तुगलक ने। हम लोगों ने ऊपर इसको देख लिया। स्थल और स्थापत्य, यानी स्थापत्य जो बना हुआ है वह कहाँ पर है, किस स्थल पर मौजूद है। तो देखो, तो जामा मस्जिद कहाँ है? तो ये गुलबर्गा में है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में है। अटाला मस्जिद जौनपुर में है, ये पूछा हुआ है। और मालवा का जहाज कहाँ है? तो सभी को पता है ये है, जहाज महल कहाँ है? तो सभी को पता ही है कि मालवा में है। वास्तुशैली और संबंधित राजवंश इससे कौन कौन है? तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर, ये खिलजी राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजीय मकबरों का उदय किसके काल में हुआ था, किस वंश के काल में? तो तुगलक वंश के काल में हुआ था। स्तंभों में बोदिगोई का प्रयोग, तो विजयनगर। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार, तो सरकी वंश के शासनकाल में हुआ था। सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं मुसलमान तुर्क वर्ग से संबंधित थे।
सुल्तान केंद्रीय शासन का प्रधान होता था। कौन होता था? तो सुल्तान होता था। अमीर सभी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को दी गई संज्ञा, यानी जितने भी प्रभावशाली पदों पर नियुक्त व्यक्ति होते थे उन सभी को अमीर कहते थे। इनका प्रभाव उस समय अधिक जब सुल्तान अयोग्य और निर्बल अथवा अल्पवयस्क, यहाँ पर क्या कहना चाह रही है कि उस समय इनका प्रभाव इतना अधिक बढ़ जाता था कि ये खुद ही विद्रोह करके स्वतंत्र होने की कोशिश करने लग जाते थे। जब इनको लगता था कि सुल्तान अब अयोग्य है, निर्बल हो गया है या अल्पवयस्क है, शासन करने में असक्षम है, तो उस दौरान ये क्या करते थे कि खुद ही विद्रोह करके खुद ही स्वतंत्र होने की कोशिश करने लग जाते थे। तो इस प्रकार से इनका प्रभाव काफ़ी अधिक हो जाता था सुल्तानों पे। शासनकाल, तुगलक वंश का शासनकाल सबसे दीर्घकालिक था और खिलजी वंश का शासनकाल सबसे कम समय के लिए था। हम लोगों ने ऊपर इसको देख लिया। विभाग, दीवान-ए-अर्ज सैन्य विभाग था। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो बलबन ने। दीवान रिसालत धार्मिक मुद्दे या विदेशी मामलों की देखरेख किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवाने वजारत वित्तीय विभाग या राजस्व विभाग से संबंधित था। दीवाने इंसा सरकारी पत्राचार विभाग से संबंधित था। ये भी पूछा गया है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में। अब सल्तनत काल के विविध को देख लेते हैं। तो कृति और उनके लेखक, तो हकाइक ए हिंदी किसने लिखा था? तो अब्दुल वाहिद बिलग्रामी। हकाइक ए हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी ने लिखा था। तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काबिया ने लिखा था। और जवामिउल हिकायत सदरुद्दीन मोहम्मद औफी ने लिखा था। और कुंजुल तिजार बैलक अल कबायाकी ने लिखा था। दिल्ली सल्तनत का साहित्य, अमीर खुसरो, मूल नाम था अबुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, अब्दुल हसन यामिनुद्दीन खुसरो ये नाम था अमीर खुसरो का। जन्म हुआ था 1553 ईस्वी में पटियाला कासगंज में, पटियाली कासगंज। तूतीय हिंद, इसने स्वयं को उपाधि दी थी कि ये खुद तूतीय हिंद है। रचना अगर हम देखें तो किरान उस सादीन, तारीख़ दिल्ली, मिफ्ता उल फुतूह ये भी पूछा गया है। खजाइन उल फुतूह ये भी पूछा गया है। आसिका ये भी पूछा गया है। और नूह सिपिहर ये भी पूछा गया। तुगलक नामा ये भी पूछा गया है। तो ये जो 5 बुक्स हैं इनको तो मैंने खुद देखा है, ये पूछा गया है प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन में। बाकी इन दोनों के बारे में मैं नहीं बता पाऊँगी क्योंकि मुझे नहीं पता है कि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा तो नहीं है खैर, बट क्या पता पूछा ही हो। लेकिन इन 5 के बारे में मैं कन्फर्म हूँ कि ये पूछा है। ये भारतीय होने का दावा किया कि ये पहला मुसलमान है। भारतीय होने का दावा करने वाला पहला मुसलमान ये है। कव्वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता भी यही है। फारसी काव्य शैली सबक हिंदी का जन्मदाता का श्रेय इसी को दिया जाता है। और तबका सितार का प्रचलन करने का श्रेय भी इसी को दिया जाता है। तबका के नासरी मिनहाजुस सिराज के द्वारा लिखा गया है। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। शम्स सिराज अफीफ़ ने भी इसको पूरा किया था। ताजुल मासिर हसन निजामी। तारीख़ मुबारक शाही याहिया बिन अहमद। फुतुह उस सलातीन अब्दुल मलिक इसामी। और राणा कुंभा द्वारा लिखा गया जो ग्रंथ था वो था संगीत राज्य और संगीत मीमांसा। फुतुहात फिरोज शाही फिरोज शाह तुगलक ने लिखा था। तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। एक तरफ आप लोग वीडियो देखिएगा और एक तरफ आप लोग पेपर पेन लेकर के, कॉपी पेन लेकर के आप आराम से उस पर लिखते जाइएगा और उसी को बार बार रिवीजन कीजिएगा, कभी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। इसको हम लोग पहले हम लोग विजयनगर साम्राज्य को देखते हैं, फिर ये टॉपिक आएगा जब इसको देखेंगे। पहले इसको देखते हैं फिर इसको देखेंगे। विजयनगर साम्राज्य, संगम वंश। इस साम्राज्य के 5 वंश हुए, संगम वंश, सालूब वंश, तुलुब वंश और अराविडु वंश। 4 वंश हुए, सॉरी। संगम वंश के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का थे। सालूब वंश के संस्थापक नरसिंह सालू थे। तुलुब वंश के संस्थापक वीर नरसिंह थे। यहाँ नरसिंह सालू हैं और यहाँ पर वीर नरसिंह हैं। अराविडु वंश के संस्थापक तिरुमल थे। अब देखते हैं संगम वंश के बारे में। संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था।
संस्थापक हरिहर तथा बुक्का थे। हरिहर बुक्का मोहम्मद तुगलक से पराजय के पश्चात इस्लाम धर्म स्वीकारे। पराजय किसमें हुआ था? तो काम्पिली अभियान के दौरान हुआ था। काम्पिली अभियान के दौरान इनकी पराजय हुई और इनको बंदी बनाकर के लाया गया और इस्लाम धर्म स्वीकार करवाया गया था। कुछ समय पश्चात हरिहर और बुक्का को दक्षिणी विद्रोह शांत करने के लिए मोहम्मद तुगलक द्वारा भेजा गया, लेकिन ये वहाँ पर सफल नहीं हो पाए, असफल हो गए। हाँ, लेकिन वो जो संत विद्यारण्य थे उनके प्रभाव में आ गए और पुनः इन्होंने हिंदू धर्म में वापसी कर ली, पुनः हिंदू धर्म को अपना लिया। शिक्षा की जो इनको प्राप्ति हुई वो गुरु विद्यारण्य एवं भाष्यकार सायण से हुआ था। इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट को हम लोग देख लेते हैं। संगम वंश से संबंधित प्रथम शासक हरिहर थे। हरिहर, ध्यान रखना यहाँ पर हरिहर और बुक्का दो लोग थे। हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे। तो यहाँ पर जो प्रथम शासक हुए संगम वंश के वो हरिहर हुए थे। और हरिहर ने होयसल राज्य को अपने राज्य में मिलाया। इसकी पहली राजधानी, हरिहर ने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया। अनेगोंडी और दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया। विजयनगर, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हरिहर ने अपनी पहली राजधानी अनेगोंडी को बनाया और दूसरी राजधानी विजयनगर को बनाया था। और हरिहर के शासनकाल में ही बहमनी, आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, बहमनी और विजयनगर के मध्य संघर्ष प्रारंभ हुआ था। अगर बुक्का प्रथम के बारे में हम लोग कुछ फैक्ट को देखें तो बुक्का प्रथम, ये हरिहर प्रथम के बाद शासक बना। अभिलेखों में इसे पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागर का स्वामी कहा गया है। ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पर पूर्वी है, पश्चिमी है और दक्षिणी है, उत्तरी नहीं है। तो ये घुमा सकता है यूपीएससी में भी और यूपीपीसीएस या अदर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम होते हैं उनमें घुमा सकता है, ये उत्तरी दे सकता है। तो ध्यान आपको ये रखना कि इसमें उत्तरी नहीं है, केवल 3 ही है, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। और इसने मदुरै को विजयनगर साम्राज्य में शामिल किया। इसने मदुरै को किया। और अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पर होयसल को किसने किया? तो हरिहर ने किया। हरिहर ने ह से याद कीजिएगा आप लोग, ह से हरिहर और ह से होयसल। तो हरिहर को होयसल ने अपने राज्य में मिलाया और बुक्का ने मदुरै को अपने राज्य में मिलाया था। हरिहर द्वितीय ये बुक्का का पुत्र था और महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। एक उपाधि और धारण किया था इसने, वो था राज्य परमेश्वर का। तो 2 उपाधि धारण की थी, 2 उपाधियाँ थी।
हरिहर द्वितीय की। एक तो महाराजा धीराज की उपाधि थी और एक राज्य परमेश्वर की उपाधि धारण की। कनारा, मैसूर, तिरुचिरापल्ली, कांची की विजय इसी के द्वारा किया गया था, हरिहर द्वितीय के द्वारा। श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूला इसी ने, और सबसे बड़ी सफलता इसकी जो थी वह बहमनी से बेलगाम और गोवा छीनना था। बहमनी से बेलगांव और गोवा को छीनना इसकी सबसे बड़ी सफलता थी, और शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था ये। तुलु वंश संस्थापक वीर नरसिंह 1509 ईस्वी में मृत्यु हुई थी। उत्तराधिकारी कृष्णदेव राय। और कृष्णदेव राय से संबंधित कुछ फैक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले तो कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित थे ये भी पूछ लेता है, तो ये तुलु वंश से थे। तुलु वंश जो कि ऊपर ही दिया हुआ है, क्योंकि ये इनके उत्तराधिकारी हैं तो जाहिर सी बात है इसी वंश से संबंधित होंगे। गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से परास्त हुए थे ये। शासनकाल साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है इनके शासनकाल को, और तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। तेलुगु के 8 महान विद्वानों एवं कवियों को संरक्षण प्राप्त था इन्हीं के उसमें शासनकाल में, और ये तेलुगु इनको अष्ट दिग्गज कहा जाता था, अष्ट दिग्गज। तो ये भी पूछ लेता कि अष्ट दिग्गजों को संरक्षण किसके शासनकाल में प्राप्त था, तो ये था कृष्णदेव राय के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त था। शासनकाल तो साहित्य का स्वर्णकाल भी कहा जाता है, अभी हम लोगों ने ऊपर ही देखा। क्लासिक युग कहा जाता है, स्वर्णकाल तो तेलुगु को कहा गया है। ये खुद ही एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे, और इनकी जो रचना थी वो अमुक्त माल्यद थी, और ये तेलुगु में थी। इसकी भाषा जो थी वो तेलुगु थी। इन्होंने नागलपुर नगर की स्थापना की और मंदिर निर्माण, विट्ठल स्वामी और हजारा मंदिर निर्माण करवाया। और इन्हीं के शासनकाल के समय विदेशी यात्री डोमिंगो पायस आया था, और एक और यात्री था, उसका नाम था डुआर्ट बारबोसा। ये भी इन्हीं के शासनकाल में आया था, और ये दोनों ही पुर्तगाली यात्री थे। इन्हीं के शासनकाल में संरक्षण प्राप्त था अष्ट दिग्गजों को, और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कवि थे, यह कह सकते हैं अष्ट दिग्गज जो प्रमुख थे वो थे पेडन्ना, और ये तेलुगु और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। उपाधि जो उनको मिली थी कृष्णदेव राय की वो आंध्रभोज की उपाधि थी। आंध्रभोज। युद्ध कुली कुतुब शाह के साथ हुआ था, कुली कुतुब शाह गोलकुंडा का युद्ध हुआ था। और बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कृष्णदेव राय को तत्कालीन समय का भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। एक फैक्ट और याद रखिएगा आप लोग कि जो फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक था, वह कृष्णदेव द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपके द्वितीय में है ये। अब फारसी था ये, एक तो फारसी राजदूत था
और कृष्णदेव द्वितीय के शासनकाल में आया था। और यहाँ पर पुर्तगाली यात्री था जो कि डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा था, ये आया था कृष्णदेवराय प्रथम के शासनकाल में। अब नरसिंह सालू के बारे में देखें तो ये सालू वंश से संबंधित थे। संगम वंश के अंतिम शासक को पदच्युत यानी हटा करके शासक बने और सालू वंश की स्थापना की। इमाड़ी नरसिंह सालू का पुत्र था और वीर नरसिंह द्वारा ये हटाया गया था अपने पद से और यहाँ पर तुलु वंश की स्थापना की गई थी इसको हटा करके। अब अराविडु वंश के बारे में देख लेते हैं। तो सदाशिव राय जो कि तुलु वंश से संबंधित थे को हटा करके अराविडु वंश की स्थापना की गई थी 1570 ईस्वी में तिरुमल के द्वारा। किसके द्वारा? तो तिरुमल के द्वारा अराविडु वंश की स्थापना की गई थी सदाशिव राय को हटा करके, जो कि तुलु वंश से संबंधित थे। वेंकट द्वितीय के बारे में कहा जा रहा है कि ये राजा वोडियार का समकालीन था और इसने अपना मुख्यालय चंद्रगिरी को बनाया था। शिष्ट राय रेखा ये विजयनगर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। 58 और अस्थवन ये केंद्रीय राजस्व विभाग था। हम्पी ये विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी तो वो हम्पी थी। विश्व विरासत स्थल यूनेस्को में शामिल तो ये विरूपाक्ष का मंदिर था जो कि शिव को समर्पित है। शिव को ये मंदिर शिव को समर्पित है और इसका निर्माण जो हुआ है वो ईंट और चूना से हुआ है। चूना से निर्मित मंदिर है ये कर्नाटक के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे है। तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपको ध्यान देना है कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। किसको समर्पित है, तो शिव को समर्पित है। और निर्माण किससे हुआ है, तो ईंटा और चूना से हुआ है। ईंट और चूना से। अब तालीकोटा के युद्ध के बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही पूछ लेता है कि ये युद्ध हुआ कब था। तो 1565 ईस्वी में हुआ था तालीकोटा का युद्ध। इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, विदर्भ की संयुक्त सेना एक तरफ थी और विजयनगर साम्राज्य, इनके मध्य में, इन संयुक्त सेना और विजयनगर के मध्य में यह युद्ध हुआ था। इसमें बरार शामिल नहीं था। इन संयुक्त सेना में बरार जो है वो शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया था और वास्तविक क्षेत्र अगर हम देखें तो ये राक्षसी एवं तंगड़ी ग्रामों के मध्य स्थित है जहाँ पर यह युद्ध हुआ था। हुसैन निजाम शाह ने स्वयं राम राय का वध किया था इस युद्ध में और तत्कालीन विजयनगर शासक इस युद्ध के समय जो तत्कालीन विजयनगर साम्राज्य के शासक थे वो सदाशिव थे, लेकिन वास्तविक शक्ति जो थी वो राम राय के हाथों में थी। और राम राय का वध किसने कर दिया, तो हुसैन निजाम शाह ने किया था। तो इस प्रकार से हमारा दिल्ली सल्तनत का स्थापत्य कला, प्रशासन और साहित्य से संबंधित टॉपिक प्लस विजयनगर साम्राज्य कंप्लीट हो गया। बाकी हम लोग अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर अगले वीडियो में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने कहाँ तक सॉल्व कर लिया था, अच्छा वहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था लोधी वंश तक, सॉरी गुलाम वंश तक देखा था हम लोगों ने। इसमें पहला क्वेश्चन है गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था, तो तुगलक वंश का था। क्योंकि हम लोगों ने जब पहला वीडियो देखा था तो जो गियासुद्दीन तुगलक था, गियासुद्दीन तुगलक, उसने तुगलक वंश की स्थापना भी की थी, स्थापना तुगलक वंश का, और गाजी मलिक का उपाधि भी लिया था, गाजी मलिक उपाधि भी लिया था। तो इस हिसाब से इसका आंसर ए है।
तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कितने आसानी से अगर आप लोग वीडियो को समझ के एक बार पढ़ लेंगे तो आप इजीली इसका आंसर दे ले जाएंगे। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये भी गयासुद्दीन तुगलक की था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि किसानों कृषकों के बारे में सोचने वाला या उनकी स्थिति को सुधारने के लिए प्रयास करने वाला सबसे पहला शासक यही था। हालांकि वो तो बाद में फिरोज शाह तुगलक ने नहरें खुदवाई थी, बट सबसे पहले नहरें खुदवाने का उसने तो निर्माण करवाया था और खुदा हुआ भी था, उसको बदला भी था, कन्वर्ट भी किया था, बट सबसे पहले नहर खुदवाने के संदर्भ में जो श्रेय जाता है वो इसी को जाता है, गयासुद्दीन तुगलक को ही। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो वो हम लोगों ने देख लिया था, तुगलक वंश ही था। और ये खिलजी वंश सबसे कम समय तक का था, अभी हम लोगों ने ऊपर भी देखा, सबसे कम समय तक का शासन यही किया था। अगला है दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। हम लोगों ने देखा था ये काफ़ी पढ़ा लिखा था, बट उसके बाद भी ये असफल हो गया क्योंकि इसकी दूरदर्शिता जो थी वो कहीं ना कहीं सही नहीं था। ये गलत काम गलत समय पर करता था, मतलब रणनीति जो भी बनाता था वो गलत टाइम पर रणनीति बनाता था। इसकी वजह से इसकी जितनी भी योजनाएं इसकी होती थी वो सारे असफल हो जाते थे। अमीर-ए-कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो अमीर-ए-कोही ये किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने ही। फिर दीवान-ए-कोही तो ये भी इसी ने किया था, तुगलक ने ही। अगला है निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ही था। मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? तो मोहम्मद बिन तुगलक के ही शासनकाल में भारत आया। ये मूर भी दे सकता है और मोरक्को, ये मोरक्को यात्री था और इसने अपनी पुस्तक रेहला लिखी थी, रेहला। और इसको मोहम्मद एमबीटी ने दिल्ली का काजी भी नियुक्त किया था, दिल्ली का काजी इसको नियुक्त किया था। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दिल्ली का काजी किसको बनाया गया था, किसको नियुक्त किया गया था? तो इब्न बतूता को। या फिर ये बना सकता है कि दिल्ली का काजी इब्न बतूता को किसने नियुक्त किया था? तो वो किया था एमबीटी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। किसके सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया गया है? तो इब्न बतूता ही दिया है रेहला में। इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीके से समझा है वीडियो में। इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो ये कहा था मोहम्मद बिन तुगलक के डेथ पे। निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तभी हम लोगों ने पढ़ा है इसको कि फिरोज शाह तुगलक, और इनके रहने खाने पीने की व्यवस्था के लिए दीवाने बंदगान का निर्माण करवाया था इसने। हक ए सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? इसको भी हम लोगों ने पढ़ा है फिरोज शाह तुगलक वाले टॉपिक में, तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो अभी हम लोगों ने देखा था फिरोज शाह तुगलक की काफ़ी बागों का इसने निर्माण भी लगवाया था, काफ़ी बाग बगीचे लगवाए थे इसने। टोपरा तथा मेरठ में से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक ही। निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? तो हम लोगों ने देखा था लोदी वंश को जब, तो ये लोदी वंश के लोग जो हैं कि वो अफगान मूल के थे। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय? ये तो सभी को पता है, सिकंदर लोदी। निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? तो वो किया था सिकंदर लोदी ने। और गुलरुखी का मतलब होता है गुलाबी चेहरा, गुलाबी चेहरा। निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? नीचे दिए गए कोड में सही उत्तर चुनिए। तो हम लोगों ने देखा था सबसे पहले गुलाम वंश था,
फिर था खिलजी वंश, फिर था तुगलक, फिर था सैयद और फिर था लोधी। तो यहाँ पर वो नहीं दिया है, तुगलक तो नहीं दिया तीसरा, तो हमारा हो जाएगा 4, 1, 3 और 2। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो बलबन था, कुतुबुद्दीन ऐबक भी था, इल्तुतमिश भी था, इब्राहिम लोदी नहीं था। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो अभी हमने देखा हरिहर और बुक्का ने। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? इसको भी हम लोग देखा ना कि नागलापुर का। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये अष्टदिग्गज जो थे वो 8 तेलुगु कवि थे और इसमें से जो सबसे अष्टदिग्गज जो प्रमुख थे वो पेडन्ना थे। पेडन्ना जो कि तेलुगु और संस्कृत के विद्वान थे। अगला है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा गया था? तो कृष्णदेव राय को कहा गया था, ऊपर ही हमने देखा। अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो ये कृष्णदेव राय से संबंधित थे। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो अभी हम लोगों ने देखा आया था ये देवराय द्वितीय के शासनकाल में, अब्दुल रज्जाक, जो कि एक फारसी राजदूत था। कृष्णदेव राय प्रथम के शासनकाल में वो पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा, ये प्रथम में थे और ये द्वितीय के काल में आया था। सॉरी, देवराय कर दिया मैंने, कृष्णदेव राय सही है, मैं ही कंफ्यूज हो रही हूँ। सी ही है, क्योंकि यहाँ पर देवराय है और यहाँ पर भी देवराय है, यहाँ पर राय दे दिया कृष्ण राय। तो देख सकते हैं छोटे से भी कन्फ्यूजन से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला है, 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तभी हम लोगों ने देखा कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो ये विजयनगर राजाओं का, क्योंकि हरिहर और बुक्का अभी हमने देखा कि इनसे शिक्षा प्राप्त किया था इन्होंने, तो ये लोग विजयनगर साम्राज्य से ही थे। तो जाहिर सी बात है, जब ये कवि से शिक्षा प्राप्त किए थे तो ये भी इन्हीं राजाओं के शासनकाल से संबंधित होंगे। जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो हम लोगों ने अभी देखा कि राजा वोडियार के समकालीन कौन था? तो वो वेंकट द्वितीय था। तो देख सकते हैं आप लोग, अगर आप लोग ये वीडियो देख लेते हैं अच्छे से और लिख करके रिवीजन कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से छूटेगा नहीं और आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।